हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं फ्रैक्शन चैप्टर के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। आज इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है या किसी भी फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म क्या होती है। तो टाइम खराब करे बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फ्रैक्शन, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है क्या होता है? इक्विवेलेंट जैसा कि नाम से पता चल रहा है समान, जैसा कि नाम से पता चल रहा है समान फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं टू और मोर फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू or representing the same part of a whole are called the equivalent fraction। दो या दो से अधिक ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू सेम है या वह किसी वस्तु के इक्वल पार्ट को डिनोट करते हैं, इक्वल पार्ट को दर्शाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए किस प्रकार हम कह देते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक वस्तु है, इसी प्रकार इसी साइज की सेम ये है। सेम साइज के दोनों रेक्टेंगल हैं, सेम साइज के दोनों रेक्टेंगल हैं हमारे पास। ये मान लीजिए हमने इसके देखो ये कर दिए, इसके दो समान पार्ट, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ये एक शेडेड पार्ट मान लीजिए, ये एक अनशेडेड। तो ये हिस्सा मैंने बताया था कि आपको किसको डिनोट कर रहा है? शेडेड पार्ट का रीजन कितना है? 1/2। कितने को डिनोट कर रहा है? 1/2 को। ये एक हिस्सा जो है 1/2 पार्ट को डिनोट कर रहा है, या ये वाला कहें तो ये भी क्या है? 1/2, यानी कि 2 पार्ट्स में से 1। दो इक्वल पार्ट्स हैं, दो इक्वल पार्ट्स में से 1/2 एक इक्वल के है, बताया था आपको। इसी प्रकार यही की यही चीज है। अब हमने इसके क्या कर दिए, देखो इसी के, चलो अलग से देख लीजिए। ये था, हमने इसके कर दिए 4 इक्वल पार्ट। कितने पार्ट कर दिए? 4 इक्वल पार्ट। ये 2 पार्ट। अब देखो, अब ये टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 और 4। 4 में से 2 पार्ट कितने हो गए? शेडेड। 2 पार्ट कितने हो गए? शेडेड। 2/4। शेडेड पार्ट फ्रैक्शन क्या हुआ? 2/4। और यहां पर शेडेड हुआ था 1/2। तो देखिए दोनों के दोनों जो है वो क्या है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है क्यों? यहां पे इसके कितने हिस्से किए गए थे? 2 हिस्से। 2 में से कितना हिस्सा आ गया था? 1/2। और यहां पर कितने हिस्से किए गए इसके? 4। और 4 में से 4 किए तो देखो इसके यदि हम 4 करते हैं तो वही 4 इक्वल पार्ट हो जाते हैं, यानी कि उसी एक हिस्से के कितने हिस्से हो गए? 2। दोनों के दोनों हिस्से क्या है? इक्वल है, यानी कि इन दोनों को मिला के हम कहें ये दोनों जो मिल गए ये पूरे क्या है? 1 और 2। इस पूरे का आधा है, 1/2 कहें हम। तो इट्स मीन उसी आधे के 2 टुकड़े और कर दिए गए, यानी कि कितने बन गए फ्रैक्शन के अंदर पार्ट? 4। और 2/4। अब 4 टोटल पार्ट थे, 4 में से 2 पार्ट ले लिए तो 2/4। तो इट्स मीन वैल्यू है। ये भी क्या है? इस पूरे रेक्टेंगल का आधा हिस्सा है, और इस पूरे रेक्टेंगल का ये वाला जो हिस्सा है ये भी क्या है? इस पूरे का आधा है। इट्स मीन ये दोनों क्या है? हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इस प्रकार हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये तो हुआ फिगर के माध्यम से। अब आपको मैं बताता हूं थ्योरेटिकल। जिस प्रकार देखिए, कहता है किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट कोई फ्रैक्शन लिखिए। किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट कोई फ्रैक्शन लिखिए। तो किसी भी फ्रैक्शन के यदि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम
नंबर से डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। देखिए जैसे ये हो गया हमारे पास 1/2, तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। इट्स मीन 2/4 जो है वो किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। 1/2 2/1/2 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से न्यूमरेटर को और 3 से डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/6। तो जो 3/6 आया, इट्स मीन जो एक वस्तु थी उसके कितने पार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 6 पार्ट कर रहे हैं। कितने पार्ट कर रहे हैं, इक्वल 6 पार्ट कर रहे हैं, और 6 पार्ट्स में से कितने ले लिए, 3 पार्ट ले लिए, 1 2 और 3 बच गए, यानी कि पूरी का कितना हिस्सा हो गया, वो आधा हो गया। इट्स मीन ये क्या है, इक्विवेलेंट। इट्स मीन 1/2, 2/4 एंड 3/6 क्या हुए, इक्विवेलेंट हुए। क्या हुए, इक्विवेलेंट हुए। तो इट्स मीन हमने क्या बताया आपको कि किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है आपने तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आती है वह उस फ्रैक्शन के क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। दूसरा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले डेफिनेशंस के अंदर कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 3/6 है, 3/6 कहता है 3/6 है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ क्या होगा। तो हम मल्टीप्लाई करने की बजाय हम ये भी कर लेते हैं कि दोनों जो हैं किस नंबर से, किस सेम नंबर से, किस कॉमन नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, उससे हम इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। जैसे 3 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर दें और इसको भी 3 से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। तो ये जो फ्रैक्शन हुआ 1/2 जो है किसके इक्वलेंट हुआ, 3/6 के इक्वल हुआ, 3/6 के इक्वल हुआ। हम इसके और इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो 1/2 है, क्या और किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, दोनों का और यदि कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा यदि कोई कॉमन फैक्टर है क्या उससे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो दोनों का कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। तो इट्स मीन हम क्या कर पाए कि डिवाइड करके तो हम सिर्फ 1/2 यहाँ पर सिर्फ एक ही फ्रैक्शन निकाल पाए, इसके इक्विवेलेंट क्या निकाल पाए, सिर्फ एक ही फ्रैक्शन निकाल पाए। और यदि हम 3/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और अधिक निकालना चाहें तो देखिए 3/6 को हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो क्या आया 6/12, 3/6 के इक्विवेलेंट हुआ, 3/6 के इक्विवेलेंट हुआ। दूसरा 3 और निकालना चाहते हैं तो 3/6 को हमने क्या कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 जा 12 और 6 4 जा 24। तो 12/24 भी क्या हुआ, इन दोनों के इक्वल हुआ या 6/12 के इक्विवेलेंट भी हुआ। इस प्रकार हम फिर दोबारा 3/6 को और किसी अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, 3 5 जा 15 और 5 6 जा 30। ये भी क्या हुआ, 3/6 के इक्वल हुआ 15/30, 15/30। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग नंबरों से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो हमें काफी नंबर मिलते जा रहे हैं। हम और नंबरों से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको 6 से कर लें, 7 से कर लें, 8 से कर लें, 9 से कर लें, 10 से कर लें, 11 से कर लें, 12 से कर लें, इनफाइनाइट नंबर से हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसके हम निकाल सकते हैं, उसके समान हम अनगिनत फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हम उसके इक्विवेलेंट अनगिनत इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। परंतु डिवाइड वाले में हमने क्या देखा कि डिवाइड करके हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके हम एक निश्चित मात्रा में ही उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। 3/6 था, 3/6 का कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 3 हुआ। तो 3 से हमने डिवाइड किया तो क्या है? 1/2। तो 3/6 और 1/2 क्या हुए? इक्वल हुए। अब हम 3/6 को क्या और कोई कॉमन फैक्टर है इसको इससे डिवाइड कर दे। 3/6 का और कोई कॉमन फैक्टर नहीं, सिर्फ 3 ही कॉमन फैक्टर था, तो उसी से डिवाइड करके हम निकाल पाए। मान लीजिए हमारे पास ये आ गया 12/48। कहता है इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, डिवाइड करके किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो दोनों का कॉमन फैक्टर कौन नजर आ रहा है? हमें 2 नजर आ रहा है। 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 2 से हमने इसको, तो 2 से 2 6 जा 12 और 2 से 24 जा क्या आया? 6/24 आया। क्या हुआ ये? 12/48 के इक्विवेलेंट हुआ 6/24। अब हम 12/48 का और कॉमन फैक्टर क्या है? 3 भी है भाई। 3 से आप डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12 और 3 16 जा 48। तो क्या आया? 4/16 आया। तो ये भी क्या होगा? इसके इक्विवेलेंट होगा। और देखिए हमारे पास जैसा कि 12/48 दोनों के कॉमन फैक्टर देखते जाइए क्या क्या है, उससे आप डिवाइड करते जाइए। देखो 2 दोनों को डिवाइड कर रहा था तो 2 से डिवाइड करने पर ये आया। 3 दोनों को डिवाइड कर रहा था तो 3 से डिवाइड करने पर ये आया। 4 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो 4 से यदि हम इसको करें तो क्या आएगा? 4 3 जा 12 एंड 4 12 जा 48। तो 3/12। तो ये भी क्या हुआ? ये सभी आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के इक्विवेलेंट भी होंगे। 3/12 डिवाइड करने पर आते जा रहे हैं। अब इनका और कॉमन फैक्टर क्या है? 12/48 का इसका कॉमन फैक्टर 6 है, 6 है इसका भी। तो हम क्या कर दिया? 6 2 जा 12 और 6 8 जा 48। तो ये भी क्या हुआ? इसके इक्विवेलेंट हुआ 12/48 के। फिर इसके अलावा और कौन है? 12/48 डिवाइडेड बाय 6 के अलावा कौन है? 12 है। 12 से हम डिवाइड कर दें तो भाई 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। तो 1/4 भी क्या हुआ? इसके इक्विवेलेंट हुआ, यानी कि 12/48 के इक्वल हुआ। और क्या कॉमन है? और कोई कॉमन है? तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हुआ? दोनों में से जो छोटी वैल्यू है ज्यादा है ज्यादा वही सबसे छोटा फैक्टर, छोटा नंबर जो है दोनों में कॉमन हो सकता है यदि वो को प्राइम नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखो। तो 12 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों का कॉमन फैक्टर। 48 का फैक्टर है कौन सा? 12 से बड़ा 24 है, 16 है, ये चीजें हैं। परंतु 16 और 24 जो है 12 के कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम 12 को इनसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इट्स मीन हमारे पास सबसे बड़ा जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर था वो क्या था? 12 था। और 12 से डिवाइड करने के बाद में आ गया हमारे पास 1/4। तो एक निश्चित मात्रा के अंदर हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल चुके। कितने निकाल चुके भाई? 2 से डिवाइड किया तो 6/24 आया, 3 से किया तो 4/16 आया, 4 से किया 3/12 आया, 6 से किया 2/8 आया और 12 से डिवाइड किया तो 1/4। इट्स मीन 1 2 3 4 एंड 5। हम ज्यादा से ज्यादा, और एक ये 6 और एक ये 6, हम ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करके किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके इसके फ्रैक्शन और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करके ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इसके इक्विवेलेंट कितने फ्रैक्शन निकाल चुके? 5। 1 2 3 4 और 5। 12/48 के इक्विवेलेंट सिर्फ हम ज्यादा से ज्यादा कितने फ्रैक्शन निकाल चुके? 5 निकाल चुके, डिवाइड करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से। परंतु हम मल्टीप्लाई करके
अनगिनत निकाल सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास अनेक नंबर हैं, अनेक नंबर है, मल्टीप्लाई होते जाएंगे। भाई 5 से कर दिया, अगली बारी 6 से कर दिया, फिर 7 से कर दिया, फिर 8 से कर दिया, फिर 9 से कर दिया। तो इस प्रकार हम कहने का मतलब हुआ किसी भी फ्रैक्शंस के यदि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप अनगिनत निकालना चाहते हैं या ज्यादा से ज्यादा निकालना चाहते हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ओके, और किसी निश्चित मात्रा में हमें निकालने हैं, किसी निश्चित मात्रा में निकालने हैं या आपको मल्टीप्लाई वाला ध्यान न रहे तो आप उसको सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते चले जाइए, परंतु उसके अंदर सिर्फ क्या रहेगा, आपके पास एक निश्चित मात्रा के अंदर आपके पास उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेंगे, 2, 3, 4 या 5। इस प्रकार जितने ज्यादा है ज्यादा उन दोनों के कॉमन फैक्टर होंगे और सबसे छोटे नंबर का जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा कॉमन फैक्टर, उसके अकॉर्डिंग यदि हैं दोनों के कॉमन फैक्टर तो ही हम उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। किसी के 3 निकल जाएंगे, किसी के 4 निकल जाएंगे, किसी के 5 निकल जाएंगे, किसी के 6, परंतु हम अनगिनत नहीं निकाल सकते। समझ गए? कोई हमें ये कहे कि 12/48 के सेम नंबर से डिवाइड करके 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि डिवाइड तो सिर्फ हम कितने नंबरों से कर पाए, 5 नंबरों से कर पाए, तो सिर्फ 5 ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आए। तो इस चीज को ध्यान रखें, निकाल हम दोनों तरीकों से सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी और डिवाइड करके भी हम किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ये चीज हुई हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। अब एक टाइप है जिस टाइप का छोटी क्लासेस के अंदर एक क्वेश्चन बन जाता है या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि इसके बताइए, इसके इक्विवेलेंट बताइए क्या होंगे पहले 5 फ्रैक्शन। कहता है इसके इक्विवेलेंट 5 फ्रैक्शन, ये दे दिया हमारे पास 3/6, 3/6 कहता है इसके इक्विवेलेंट फर्स्ट 5, सिर्फ फर्स्ट 5 की बात हो रही है, फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए। फर्स्ट 5 कहे तब उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, पहले 5 निकालने हैं तो पहले 5 काउंटिंग नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे बारी बारी से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जो वैल्यू आएंगे उसके क्या होंगे इक्विवेलेंट। जैसे 3/6 है तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1 से, 3 1 जा 3, 3 6 1 जा 6, तो ये आ गया। फिर 3/6 को 2 से, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। फिर 3/6 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट नंबर से 3 से, 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18। फिर 3/6 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, 4 3 जा 12 एंड 4 6 जा 24 एंड 3/6 को फिर नेक्स्ट 5 से, पहले 5 निकालने हैं तो 5 तक की काउंटी तक आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30, ये आ जाएगा कितना आपका 30। तो हम कहेंगे 3/6, 6/12, 9/18, 12/24 एंड 15/30। ये सभी के सभी पहले 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/6 के। ये पांचों क्या है हमारे पास इक्वल हैं, क्या है ये इक्वल फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट आपसे पहले 5 फ्रैक्शन पूछे तो पहले 5 काउंटिंग नंबर से उनको बारी बारी से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, वही हमारा क्या आएगा, फ्रैक्शंस जो आएंगे वो क्या आएंगे हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएंगे। ओके, अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा इसके अंतर्गत, फ्रैक्शन के अंतर्गत अगला जो टॉपिक हमने बताया था वो क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। कि किसी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए या लोएस्ट फॉर्म लिखिए, तीनों की तीनों एक ही चीज है, तीनों की तीनों एक ही चीज है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी उसी को कहा जा रहा है, लोएस्ट फॉर्म भी उसी को कहा जा रहा है और सिंपलेस्ट फॉर्म भी उसी को कहा जा रहा है। व्हेन एनी फ्रैक्शन नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स in any fractions have numerator and denominator have common factor 1,
कॉमन फैक्टर 1, दैट्स फ्रैक्शन आर कॉल्ड द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, लोएस्ट फ्रैक्शन या लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। या दूसरे शब्दों में कहें, इन एनी फ्रैक्शंस हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर को-प्राइम नंबर्स। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर को-प्राइम नंबर्स, दैट्स आर कॉल्ड द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। देखिए किस प्रकार, हम मान लीजिए, देखिए 4/8, 4/8 कोई फ्रैक्शन दे दिया गया, हमें ये कहा जाए कि इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखिए या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो तीनों का एक ही अर्थ है। यहाँ पे हमने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबसे पहले देखना है कि क्या को-प्राइम है, क्या को-प्राइम है। वो को-प्राइम तो नहीं है। यदि वो को-प्राइम है दोनों, तो पहले से ही वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है। उसको हम ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते, वही उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। परंतु 4 और 8 जो है वो को-प्राइम नहीं है। को-प्राइम हम किन्हें कहते हैं? को-प्राइम हम उन्हें कहते हैं कि ऐसे दो नंबर जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, या दूसरे शब्दों में कहें दोनों का एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ऐसे दो नंबर जिनका सिर्फ एचसीएफ क्या हो, 1 हो, वो क्या होते हैं, को-प्राइम नंबर होते हैं। परंतु यहाँ पर ये दोनों को-प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 के देखो 1, 2 और 4 तीन फैक्टर हैं, 8 के 1, 2, 4 और 8 चार फैक्टर हैं। तो तीनों के अंदर देखो कॉमन फैक्टर है, 1, 2, 4 जो है वो दोनों के कॉमन फैक्टर है। तो इट्स मीन ये को-प्राइम नंबर नहीं है। 4 और 8 जो है वो को-प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने इनको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में। तो हम कहेंगे इन दोनों का जो है वो एचसीएफ, इन दोनों नंबर्स को हम इनके एचसीएफ से डिवाइड कर दें। 4 और 8 का एचसीएफ क्या होता है, उससे हम डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी, उसकी लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहलाएगी उसकी, लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एचसीएफ बोल रहा हूं मैं। एचसीएफ आपने पढ़ा होगा पहले भी और बताया भी होगा मैंने कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि 4 और 8 के ये फैक्टर हुए, 4 के ये हुए और 8 के ये हुए। इन दोनों के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि सबसे बड़ा दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखो ये 4 और इसके अंदर भी क्या है, 4, दोनों का कॉमन फैक्टर है। 8 जो है वो कॉमन नहीं है, 8 का फैक्टर है, परंतु 4 का फैक्टर थोड़ी है। तो 1, 2, 4 इसके कॉमन फैक्टर हुए, 1, 2, 4 इसके कॉमन फैक्टर हुए। इन तीनों के अंदर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है। तो 4 जो है इन दोनों का क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या कर देंगे, इसको एक ही बारी में सॉल्यूशन हो जाएगा यदि हम एचसीएफ से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब हम इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में। तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों के, इन दोनों नंबर्स के क्या कर दिया, एचसीएफ से डिवाइड कर दिया। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो 1/2 जो है वो क्या है, 1/2 जो है 4/8 की जो है, 4/8 की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। 4/8 की क्या है, 1/2 स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसके इक्विवेलेंट भी है, इसके इक्विवेलेंट भी है। क्योंकि इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया है कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से यदि हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आती है वो फ्रैक्शन भी क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट होगा। तो इस हिसाब से 1/2 इसके इक्विवेलेंट भी हुआ। परंतु स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी जाए तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुई, 4/8 की 1/2। सीधा एक ही बारे में सॉल्यूशन हो जाएगा यदि हम उसको एचसीएफ से, दोनों के एचसीएफ से उसको डिवाइड कर दें तो। ओके, अब इसी सवाल को देखिए किस प्रकार करता हूं, एक बार मैं फिर दोबारा से देखिए। अब आप यहां पर 4/8 है, 4/8 कहता है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में लिखिए।
तो आप देखते जाइए किस किस नंबर से डिवाइड होता जा रहा है, आप करते जाइए। मान लीजिए 4/8 है, दोनों किस से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं, तो हमने 2 से डिवाइड किया इसको, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2/4 आ गया। परंतु क्या हुआ, क्या ये अब भी डिवाइड हो रहे हैं आपस में कटने के बाद जो नंबर आ गए, डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड हो रहे हैं तो इनको फिर दोबारा डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 1 और 2 क्या फिर दोबारा डिवाइड हो रहे हैं, 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, अब दोनों का सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 बचा है, तो इट्स मीन अब डिवाइड नहीं हो रहे, तो इट्स मीन 4/8 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, 1/2 है। क्या है, 1/2 है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हुई, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो HCF में हम सीधा एक बार ही निकाल पाए थे, 4/8 को, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8 ही, एक ही बात के अंदर, एक ही पॉइंट के अंदर हमने उसका सॉल्यूशन कर दिया था कि 4/8 की सिंपलेस्ट फॉर्म जो है या लोएस्ट फॉर्म जो है या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या है, 1/2। और यहाँ पे जो हमने HCF से डिवाइड नहीं किया, पहले हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर डिवाइड हो रहा है, फिर हमने कर दिया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, अब डिवाइड होना बंद हो गया। तो यहाँ पे कितने स्टेप करने पड़े हमें, 2 स्टेप करने पड़े, 2 स्टेप करके हम उसकी लोएस्ट फॉर्म पे पहुंच पाए। परंतु HCF से हम डिवाइड कर देते हैं तब डायरेक्ट सीधा एक ही स्टेप के अंदर हम उसकी लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म या उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म दर्शा सकते हैं। तो आप दोनों तरीकों से ही आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु सबसे बेटर वे तो मैं यही बताऊंगा, यदि आपको HCF पता है दोनों का, तो सीधा एक स्टेप में 1 मिनट का 1 सेकंड का टाइम मिलता है हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो आप उसके अंदर HCF यदि आपको जल्दी से आ जाए तो HCF से आप डिवाइड कीजिए और सीधे उसकी वैल्यू निकालिए कि उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। ओके, अब यहीं पर एक चीज और बताने जा रहा हूं मैं। देखो 4/2 को हमने 2 से डिवाइड किया था, तो क्या आया था, पहले 4/8 को हमने 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 आया था। इट्स मीन 2/4 क्या हुआ, 4/8 के इक्वलेंट हुआ। फिर हमने 2/4 को फिर डिवाइड किया था, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 1/2 आया था। इट्स मीन 1/2, 2/4 और 4/8 तीनों क्या हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन भी हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन भी हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ कितने इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन निकाल पाए, डिवाइड करके 2 ही निकाल पाए, 2 से ज्यादा नहीं निकल पा रहे हैं, देख लो 2 से ज्यादा नहीं निकल पा रहे हैं। 2/4 आएगा और एक 1/2 आएगा। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म कहें या स्टैंडर्ड फॉर्म कहें या लोएस्ट फॉर्म कहें, तो in any fractions have when numerator and denominators are co-prime, that's are called the lowest form of the fraction। या दूसरे शब्दों में कहें हम, in any fractions have numerator and denominators are the HCF 1, that's are called the simplest form। ओके, ये बेटा क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैल्यू कॉमन फैक्टर से डिवाइड होती जा रही हैं, डिवाइड करते चले जाइए। जब ऐसी वैल्यू आ जाए कि वो डिवाइड होना बंद हो जाए, और डिवाइड होना बंद कब होंगी, जब उन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1, तो वही अंत में क्या होगी, उन दोनों की हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म होगी। अब एक और देख लेते हैं हम लोएस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। 15/36 कहता है इसकी क्या लिखो आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो या लोएस्ट फॉर्म में लिखो, या इसको रिड्यूस करो, रिड्यूस फॉर्म में लिखो, रिड्यूस भी वही चीज है। तो हम इसको करते हैं, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है। HCF हमें क्या दिखाई दे रहा है, दोनों का 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 से हमने इसको डिवाइड किया और 3 से इसको, तो 3 5 जा 15 और 3 12 जा 36, 5/12 जो है क्या है इसकी 15/36 की स्टैंडर्ड फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, ये चीज हमारे पास होगी। अब ये इससे ज्यादा 5/12 के अंदर कुछ कॉमन नहीं है। 5 के जो कॉमन फैक्टर हो गए 1 और 5 हुए, इसके 2 फैक्टर हुए। 12 के जो फैक्टर हुए वो क्या हुए, 1 2 3 4 6 एंड 12, तो इसके ये फैक्टर हुए। तो दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है।
जब 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं रहेगा, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, इट्स मीन वही क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म। ओके।